नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा के रूप में, इनफॉर्मल एजेंसी के रूप में परिवार क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, परिवार की क्या विशेषताएं हैं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं तथा परिवार के क्या-क्या कार्य हैं एवं विशेष रूप से शिक्षा में उसका क्या योगदान है। तो अगर हम परिवार की बात करें तो एक सामान्य परिवार बोलने से यही समझ में आता है कि अ, ये माँ-बाप और माता-पिता की एक अनौपचारिक संस्था है जिसमें बालक जन्म लेता है। हाँ, फिर सारे क्रियाकलाप वहीं से सीखता है जैसे उठना-बैठना, खाना-पीना, चलना-बोलना सभी चीज़ें जो है परिवार के माध्यम से ही बालक जो है सीखता है। शुरुआती शिक्षा उसकी परिवार में ही होती है। परिवार वास्तव में अंग्रेजी शब्द फेमलस से बना है। फेमलस का तात्पर्य होता है नौकर, यानी जो है बच्चे की देखभाल के लिए जो संस्थाएं बनाई गई शुरुआत में उन्हें फेमलस कहा गया। बाद में जो है इसमें ब्लड रिलेटेड मामला जोड़ दिया गया कि जो रक्त संबंधी होंगे वही जो है फेमलस के अंतर्गत आएंगे, फैमिली के अंतर्गत आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें रक्त संबंध है और जो एक दूसरे की देखभाल करते हैं, विशेषकर बच्चों की देखभाल करते हैं, वो फैमिली के अंतर्गत आते हैं। अब फैमिली को अगर डिफाइन किया जाए तो फैमिली मजूमदार साहब कहते हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में रहते हैं और उनमें एक रक्त संबंध होता है जो स्थान, स्वार्थ तथा पारस्परिक कर्तव्य भावना के आधार पर समान होने की चेतना रखते हैं। तो एक ही जो है मकान में रह रहे हैं और उनमें ब्लड का रिलेशन है। हाँ, जिनमें जो है एक ही स्थान पे हों, जिनमें स्वार्थ और जो है पारस्परिक कर्तव्य की भावना, एक दूसरे को केयर करने की भावना निहित है, तो ये जो है परिवार की श्रेणी में आएंगे। अब देखें परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो परिवार मुख्यतः जो है 3 टाइप के माने गए हैं। एक जो है न्यूक्लियर फैमिली होता है, एक जॉइंट फैमिली होता है, एक एक्सटेंडेड फैमिली होता है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है कि माता-पिता और बच्चे, केवल माता-पिता और बच्चे, हाँ, पति-पत्नी और उनके बच्चे। अगर इस प्रकार की व्यवस्था है तो ये न्यूक्लियर फैमिली या केंद्रीय जो है परिवार कहलाता है। विशेषकर आजकल की परिस्थितियों में जो हमारा जो है समाज बहुत भौतिकतावादी और व्यक्तिवादी हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में केवल माता-पिता और उनके बच्चे ही जो है अगर इस प्रकार से रहते हैं तो वो न्यूक्लियर फैमिली के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली कहती है कि कम से कम 3 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हों। हाँ, कि दादा-दादी, माता-पिता और उनके बच्चे। तो 3 पीढ़ियाँ अगर एक साथ रह रही हैं तो ये जो है जॉइंट फैमिली के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा है एक्सटेंडेड फैमिली या विस्तृत परिवार। इसमें जो है सभी परिवार के सभी सदस्य मतलब कि माँ के साइड के और पिता के साइड की जब सब लोग एक ही स्थान पे निवास करते हैं, एक ही प्रकार का कार्य करते हैं तो एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है। ये विस्तृत परिवार कहलाता है। अब देखें परिवार की कुछ विशेषताएं, तो जैसे सामान्य विशेषताओं में जैसे विवाह संबंध है, मैरिज रिलेशन है कि परिवार में जो है एक एक मैरिज रिलेशन बनता है, एक पारिवारिक जो है संबंध बनाने के लिए एक दूसरे से लोग विवाह करते हैं। हाँ, तो एक तो ये बात हो गई जिसमें जो है एक व्यक्ति जो है पुरुष रहता है, एक महिला रहती है। फिर दूसरा विवाह का एक जो है स्वरूप होता है, तो जाहिर सी बात है महिला पुरुष जो है शादी करते हैं। विभिन्न जातियों धर्मों के अनुसार जो है विवाह का अलग अलग स्वरूप होता है। फिर है वंश का कोई नाम होता है, तो एक जो है जो क्लेन होता है आपकी जो एक वंशावली होती है उसमें जो है हर बच्चे का अपना जो है एक नाम होता है, एक पर्टिकुलर नाम होता है। उसी के आधार पर आपका परिवार आगे बढ़ता है। फिर आर्थिक व्यवस्था होती है परिवार में कि परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो है व्यक्ति जो है पैसे कमाता है। एक जो है अर्थव्यवस्था परिवार की बनाई जाती है जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जो है भरण पोषण हो सके, खाना पीना हो सके। फिर सामान्य निवास स्थान होता है, सभी लोग एक सामान्य जगह रहते हैं और जो है इसमें माँ-बाप और माता-पिता सभी लोग एक साथ रहते हैं, सबका सामान्य निवास रहता है।
अब कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, जैसे यूनिवर्सलिटी है, सार्वभौमिकता है। तो सार्वभौमिकता कहती है कि प्रत्येक परिवार की एक अपनी जो है सार्वभौमिकता होती है, चाहे वो जो है शहर में रहे परिवार, चाहे गांव में रहे, चाहे बहुत प्राचीन समय में रहा हो, चाहे आधुनिक समय में रहा हो, तो सब परिवारों की एक अपनी सार्वभौमिकता होती है और जो है वो परिवार हमेशा मेंटेन करके रखता है। भावात्मक आधार जो था, इमोशनल बेसिस, तो परिवार के सदस्य एक दूसरे से भावात्मक आधार से जुड़े रहते हैं, जिनमें जो है आपका प्रेम रहता है, सहयोग, दया, सहिष्णुता, एक दूसरे से जो है लगाव, वात्सल्य, ये सब चीजें जो है परिवार में रहती हैं। तो एक परिवार का एक इमोशनल बेसिस भी होता है। फिर है रचनात्मक प्रभाव। तो परिवार की जो रचना होती है वो बालक के विकास के लिए होती है, कि बालक का कितना ऑलराउंड आप डेवलपमेंट कर सके। तो एक रचनात्मक भूमिका भी जो है परिवार की रहती है। फिर है सीमित आकार। बहुत बड़ा परिवार नहीं रहता, जो छोटे छोटे रहते हैं। बहुत बड़ा परिवार हो जाता है तो विघटन होता है। एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि बहुत बड़े परिवारों में विशेष परिस्थितियों के कारण, व्यवहारिक समस्याओं के कारण जो है विभाजन हो जाता है और परिवार जो है छोटे रहते हैं, सीमित आकार, लिमिटेड साइज के रहते हैं। फिर सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। तो परिवार जो है, अगर एक सोशल स्ट्रक्चर बनाया जाए तो सबसे सेंटर में आपका परिवार आता है। परिवार से ही फिर जो है आपकी कम्युनिटी बनती है, पीयर ग्रुप बनता है। हाँ, फिर इसके बाद जो है मोहल्ला बनता है, फिर एक सोसाइटी का निर्माण होता है। तो परिवार ही जो है सेंट्रल पॉइंट में रहता है, केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है। फिर सदस्यों का उत्तरदायित्व। तो जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके सबके अपने अपने उत्तरदायित्व होते हैं, चाहे दादा दादी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बच्चे हो, तो सबके अपने उत्तरदायित्व रहते हैं। सब लोग मिलकर परिवार की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। फिर सामाजिक नियंत्रण। तो परिवार जो है, जो नियम कानून जो है समाज द्वारा बनाए गए हैं उनको जो है फॉलो करता है परिवार। तो एक सामाजिक नियंत्रण परिवार में बना रहता है। फिर है परिवार की स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया है कि अगर परिवार में सदस्य जो है जिंदा हैं तो जो है स्थायी प्रकृति के होते हैं, लेकिन जो है कभी कभी जो है मृत्यु हो जाए, तलाक हो जाए, या एक दूसरे से लोग अलग हो जाते हैं, तो ऐसे परिवारों की प्रकृति जो है अस्थायी हो जाती है। तो एक तो ये बात हो गई। फिर परिवार के महत्व देखें कि परिवार का क्या महत्व है और क्या कार्य हैं बेसिकली जो है एक नॉर्मल डेली लाइफ के लिए। तो परिवार के कई कार्य हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं। जैसे बायोलॉजिकल फंक्शन है, प्राणशास्त्रीय कार्य है। तो परिवार का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो पहला है फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल डिजायर, या यौन इच्छाओं की पूर्ति परिवार द्वारा होती है। फिर है संतान उत्पत्ति, रिप्रोडक्शन। तो एक ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि प्रत्येक परिवार में जो है बच्चे पैदा होते हैं और जो है वंश को अपने आगे बढ़ाते हैं। फिर है प्रजाति की निरंतरता। तो ये कहता है कि जो है ये स्थिरता जो है एक एक समान बनी नहीं रहती। जो परिवार के सदस्य हैं वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। फिर है शारीरिक कार्य। परिवार का क्या शारीरिक कार्य है कि पहली बात तो है फिजिकल डिफेंस, की परिवार जो है आपकी शारीरिक रक्षा करता है। फिर है बच्चों का पालन पोषण, नर्चरिंग की बात है। फिर निवास स्थान, आपको एक निवास निवास मिलता है परिवार में। फिर वस्त्र की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। तो ये जो छोटे छोटे हैं फिजिकल वर्क के अंतर्गत आते हैं, कि ये सब जो दैनिक आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति परिवार करता है। फिर है धार्मिक कार्य। तो विभिन्न प्रकार के जो है परिवार होते हैं धर्म के आधार पर, तो वो अपने अपने धर्म की शिक्षा जो है बच्चों को देते हैं। फिर है राजनैतिक कार्य। परिवार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। प्रारंभिक समाजों में मुखिया विभिन्न परिवार के मुखियाओं से सलाह मशविरा करके निर्णय लेता था। आज भी भारत में संयुक्त परिवारों में बुजुर्ग व्यक्ति ही निर्णय लेता है। तो एक पॉलिटिकल जो है वर्क जो है रहता है। तो जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है घर का वो निर्णय लेता है। तो एक जो है हायरार्की बनी रहती है। मनोवैज्ञानिक कार्य। तो मनोवैज्ञानिक कार्य में वही इमोशनल वाली बात हो गई कि एक दूसरे से प्रेम, सहिष्णुता, सहानुभूति जो हम लोग दिखाते हैं ये परिवार से ही सीखते हैं। हमारे माँ बाप कैसे कार्य कर रहे हैं, हमारे दादा दादी कैसे कार्य कर रहे हैं, चाचा हैं, दादा है, कैसे कार्य कर रहे हैं, उनके बीच जो है किस प्रकार का सौहार्द है, कैसा प्रेम है, उसी को सीख के बालक भी जो है चीजों को सीखता है। तो परिवार के माध्यम से ही वो बालक इन सब चीजों को ग्रहण कर पाता है। फिर है सांस्कृतिक कार्य। तो विभिन्न संस्कृतियां जो है परिवार में रहती हैं। प्रत्येक परिवार की अपनी एक संस्कृति होती है, उसको जो है बालक अपने परिवार से सीखता है और एक दूसरे से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये सब चीजें ट्रांसफर होती रहती हैं।
सामाजिकरण का कार्य, तो परिवार की सबसे बड़ी भूमिका यही है कि बच्चे को सामाजिक बनाता है, सोशलाइज बनाता है, समाज में रहने लायक बनाता है, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज जो प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, उन सब से परिवार जो है बालक को अवगत कराता है। मनोरंजता, रिक्रिएशनल वर्क, ये क्या है कि जो है मनोरंजन के साधन जो है परिवार उपलब्ध कराता है, कि आपस में प्रेम करने की बात है, कि मतलब परिवार में आने के बाद जो है आप रिक्रिएट हो जाते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, मनोरंजक कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें परिवार के माध्यम से होती हैं। फिर पद निर्धारण, पोजीशन डिटर्मिनेशन, तो परिवार में देखिए एक हायरार्की बनी रहती सबके पदों की, जैसे दादा दादी हैं, माता पिता हैं, फिर बच्चे हैं, हाँ भाई भतीजे हैं, सबकी जो है एक हायरार्की बनी रहती है कि सबसे ऊपर कौन रहेगा और सबसे नीचे कौन रहेगा, और बीच में कौन रहेगा। तो ये हायरार्की जो है प्रत्येक परिवार में बनी रहती है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल नियंत्रण की बात अभी हम लोगों ने की कि जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, तो उनको भी जो है परिवार फॉलो कराता है। अब जो सबसे जरूरी है कि परिवार के शैक्षिक कार्य क्या क्या होते हैं, इसको हम लोग देख लें। तो परिवार के शैक्षिक कार्य जैसे हैं कि बालकों की सामान्य शिक्षा होती, उचित पर्यावरण का निर्माण करना। तो परिवार जो है सबसे प्रमुख साधन और सबसे पहला साधन होता है किसी बालक की शिक्षा का। ये परिवार जो है एक पर्यावरण, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे बालक अपने शिक्षा के प्रति सचेत होता है, चीजों को सीखता है। बालक का जो है इसमें शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है, जिसको परिवार भली भांति निभाता है। दूसरा है बालकों की विद्यालय शिक्षा का उत्तम प्रबंध करना। तो प्रत्येक माता पिता पेरेंट्स जो है चाहते हैं कि उनका बालक अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े। उसके लिए जो है विभिन्न प्रकार की जो है आर्थिक जो समस्याएं रहती हैं उसका निराकरण भी जो है परिवार के सदस्य करते हैं। तो बालक के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध परिवार करता है। फिर है समाज अथवा राज्य द्वारा सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग। तो जो समाज के निर्धारित उद्देश्य हैं या देश के निर्धारित उद्देश्य हैं शिक्षा के, उनको प्राप्त करने में परिवार हमेशा जो है अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। अब फिर देखें कि परिवार को शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बनाने हेतु क्या आप जो है सुझाव दे सकते हैं, कैसे जो है एक परिवार को अच्छा शिक्षा का अभिकरण बनाया जा सकता है। तो परिवार द्वारा मानव प्रेम की शिक्षा देने का प्रयास करना, ये सबसे जरूरी बात है कि प्रत्येक परिवार में बालक को ये शिक्षा दी जाए कि सभी मनुष्य एक समान है, सभी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर परिवार की मूलभूत विशेषता है कि उनके सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग, सद्भावना, न्याय आदि का विकास करना। तो परिवार के सदस्य एक दूसरे से जो है प्रेम से रहते हैं, सहयोग से रहते हैं, हार्मोनी रहती है उनके अंदर। लेकिन जो है जब जैसे ही बाहर निकलते हैं तो दूसरों को देख के लड़ाई झगड़े की बात आ जाती है। तो ऐसी स्थिति परिवार ही सुधार सकता है कि जैसा आप अपने परिवार में व्यवहार करते हैं वैसे ही बाहर व्यवहार करें। फिर है परिवार में अनुकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः परिवार ने माता पिता द्वारा अच्छे आचरण प्रस्तुत करने होंगे, जैसे समय का पालन, समय के कार्यों का संपादन, स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन, सभी के के साथ शिष्ट व्यवहार करना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बालक जो होता है वो सबसे ज्यादा सीखने की अवस्थाओं में, जब चाइल्डहुड स्टेज रहती है, ऐसी बाल्याकाल में जो है अपने माँ बाप, अपने परिवार के सदस्यों को देख के सीखता है। तो ये सबसे जरूरी चीज है कि बालक को जो भी सिखाएं उससे पहले आप उसको खुद फॉलो करें, क्योंकि बालक प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार को, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार को देखता रहता है। तो लोग जैसा व्यवहार करते हैं बालक भी उसी प्रकार से चीजों को सीखने लगता है। तो जो अच्छी बातें हैं बालक के सामने वही करनी चाहिए, उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जिससे बालक चीजों को अच्छी तरीके से सीखे। फिर माँ बाप को समाज शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करना। तो जो भी सोशल एजुकेशन की बातें हैं, अगर माता पिता को आ रही हैं तो जाहिर सी बात है वो बच्चों को सिखाएगा। फिर परिवार के अभिभावकों को चाहिए कि वो बच्चों का पथ प्रदर्शक बने, उनके मित्र बनकर उनकी आकांक्षाओं, मनोवृत्तियों को जानना चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज है कि बालक से बराबर बात करते रहनी चाहिए, उसको मित्र बनाना चाहिए, जिससे जो है उसकी क्या-क्या जो है आकांक्षाएँ हैं, क्या एस्पायरेशन है, क्या एटीट्यूड है, इस सब की जानकारी मिल सकेगी और उसी प्रकार से आप फिर
उसके लिए शिक्षा का प्रबंध कर पाएंगे। फिर परिवार के सदस्यों को संचार के माध्यमों तथा सतत शिक्षा केंद्रों के माध्यम से नवीन जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए, जिससे बच्चों का मार्गदर्शन हो। तो प्रत्येक परिवार को हमेशा जो है इंफॉर्मेशन के मामले में अपडेट रहना चाहिए। नई नई चीजें जो आ रही हैं वो जो है सीखनी चाहिए, ताकि बालक को वो सब चीजें सिखा सके। फिर अब परिवार के आध्यात्मिक विकास के लिए परिवार में पर्यावरण को धर्म परायण होना चाहिए, जिससे परिवार दायित्व परिवार का है। तो ये भी है कि परिवार को रिलीजियस होना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, जिससे बालक को वो सब चीजें सिखा सके। फिर अभिभावकों को बाल प्रकृति के ज्ञान से परिचित होना चाहिए। तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है बालकों की, जो बालक की जो है साइकोलॉजी होती है छोटे बच्चों की, वो बड़ों से अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक माता पिता को चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुछ बिंदु हैं जिसके आधार पर परिवार को एक औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा का अभिकरण बनाया जा सकता है। आगे अब हम देखेंगे कि विद्यालय कैसे जो है शिक्षा में अपना योगदान देता है। थैंक यू।